वस्तु और सेवा कर जीएसटी को समझने के विषय में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे। जीएसटी को परिभाषित करने में, जीएसटी के घटकों और प्रकारों की पहचान करने में, जीएसटी के लिए आवेदन करने के तरीके की रूपरेखा तैयार करने में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर भारत में एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने बिक्री कर और वैट जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को एक एकल कर से बदल दिया है। यह दोहरे कराधान से बचाता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद करता है। यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। जीएसटी से पहले क्या थे टैक्स? वर्ष 2017 में जीएसटी के कार्यान्वयन से पूर्व भारत एक जटिल और कई स्तरों वाली अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का अनुसरण कर रहा था। यहाँ कर किस प्रकार थे, इसका एक संक्षिप्त विवरण है। केंद्र सरकार के कर, उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी, देश के भीतर माल के निर्माण पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क कस्टम्स ड्यूटी, माल के आयात और निर्यात पर प्रभारित। केंद्रीय बिक्री कर सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, माल की अंतर्राज्यीय बिक्री पर लगाया गया। सेवा कर, सेवाओं पर लगने वाला सरकारी शुल्क। राज्य सरकार के कर, मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वैट, राज्य के भीतर माल की बिक्री पर लगाया जाता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। ऑक्ट्राय चुंगी, शहर की सीमा में प्रवेश करने वाले सामानों पर कुछ नगरपालिकाओं द्वारा लगाया गया स्थानीय कर। प्रवेश एंट्री टैक्स, किसी राज्य में किसी अन्य राज्य से माल के प्रवेश पर लगने वाला कर। लग्जरी टैक्स, विशिष्ट विलासिता के सामान पर रखा गया। मनोरंजन कर, फिल्मों और घटनाओं जैसी मनोरंजन सेवाओं पर शुल्क लगाया गया। जीएसटी से पहले के कर एक उलझन। कैस्केडिंग प्रभाव, कई चरणों में कर लगाए गए जिससे कर पर कर की घटना हुई जिससे वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम लागत बढ़ गई। अनुपालन या कंप्लायंस बोझ, व्यवसायों को विभिन्न कर नियमों और फाइलिंग प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता होती है जिससे यह जटिल और समय लेने वाला हो जाता है। अंतर्राज्य व्यापार बाधाएं, राज्यों में अलग अलग करों ने वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू प्रवाह में बाधा डाली। आइए एक मोबाइल फोन निर्माता का उदाहरण देखें और जीएसटी से पहले कराधान से निपटने की उनकी यात्रा को समझें। कच्चे माल की खरीद, उत्पादन चरण, अंतर्राज्यीय बिक्री, उपभोक्ता को अंतिम बिक्री। कच्चे माल की खरीद, निर्माता प्रोसेसर, स्क्रीन और बैटरी जैसे सामान खरीदने पर उत्पाद शुल्क देता था। साथ ही राज्य सरकार इन चीजों पर वैट लगाती थी। उत्पादन चरण, जब मोबाइल फोन बनता था तब उस पर फिर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता था। अंतर्राज्यीय बिक्री, जीएसटी आने से पहले अगर एक राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य के व्यापारी को सामान बेचता था तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी लगता था। इस टैक्स का फायदा व्यापारियों को नहीं मिलता था, मतलब वे इसे अपनी टैक्स देनदारी से कम नहीं कर सकते थे जैसे वैट या जीएसटी में होता है। इसलिए सामान महंगा हो जाता था। उपभोक्ता को अंतिम बिक्री, जब आखिरी में सामान बिकता था तो दुकानदार ग्राहक से वैट लेता था। जीएसटी के बाद कौन से कर हटाए गए? केंद्र सरकार के कर, उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क,
सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त कर्तव्य एसएडी। केंद्रीय बिक्री कर सीएसटी। राज्य सरकार के कर। मूल्य वर्धित कर। चुंगी और प्रवेश कर। विलासिता कर। मनोरंजन कर। विज्ञापनों पर कर। खरीद कर। राज्य अधिभार और उपकर माल और सेवाओं से संबंधित। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी टैक्स खत्म नहीं कर दिए गए थे। कुछ खास टैक्स जैसे विदेशी व्यापार पर लगने वाला सीमा शुल्क और पेट्रोलियम उत्पादों और शराब पर लगने वाले टैक्स जीएसटी के दायरे से बाहर ही रह गए। एक कर एक राष्ट्र। इसने पूरे देश में कई अलग अलग करों को एक कर में मिला दिया, जिससे चीजें सरल हो गईं। कल्पना कीजिए कि आपको एक राज्य में कुछ खरीदने पर दूसरे राज्य की तुलना में अलग अलग करों का भुगतान करना पड़े। जीएसटी ने इसे ठीक कर दिया। कर पर कर नहीं। पहले कर पर कर लगता था, जिससे लागत बढ़ जाती थी। जीएसटी ने इसे खत्म कर दिया, इसलिए कई वस्तुओं और सेवाओं के दाम कम हो सके। व्यवसायों के लिए आसान सरल ऑनलाइन प्रक्रिया। जीएसटी के लिए पंजीकरण करने से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक सब कुछ ऑनलाइन है, जिससे व्यवसायों का समय और प्रयास बचता है। कम नियम। व्यवसायों को अब कई अलग अलग कर नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक जीएसटी नियम। भुगतान किए गए कर का दावा कर सकते हैं। यदि कोई व्यवसाय सामग्री खरीदते समय कर का भुगतान करता है, तो वे अक्सर अपने उत्पाद या सेवा को बेचते समय वह पैसा वापस पा सकते हैं। इससे उन्हें कुल कर कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राज्यीय बिक्री में आसानी। व्यवसाय अब विभिन्न राज्यों के करों से निपटे बिना पूरे भारत में अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इससे उनके व्यवसाय को बढ़ाना आसान होता है। छोटे व्यवसायों की मदद करता है। छोटे व्यवसाय जिनकी निश्चित आय होती है, कम और निश्चित कर का भुगतान चुन सकते हैं। इससे उनका बोझ कम हो जाता है। अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर। अधिक कर वसूली। इसकी सरलता और अनुपालन में आसानी के कारण अधिक व्यवसाय करों का भुगतान कर रहे हैं, जिससे सरकार की आय में वृद्धि होती है। सामानों की सुगम आवाजाही। राज्यों के बीच ट्रकों और वस्तुओं की आवाजाही अब बिना ज्यादा जांच और कागजात के आसानी से हो सकती है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है। निवेश आकर्षित करता है। एक सरल कर प्रणाली भारत को व्यवसायों के लिए धन निवेश करने के लिए अधिक आकर्षक स्थान बनाती है। संभावित रूप से कम कीमतें। क्योंकि कर पर कर समाप्त हो गया है, कुछ सामान और सेवाएं सस्ती हो सकती हैं। अधिक पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप जो खरीदते हैं उस पर आप कितना कर चुका रहे हैं। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के 3 मुख्य घटक हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। एक राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अंतर्राज्य लेनदेन। अंतर्राज्य लेनदेन के लिए एसजीएसटी के साथ एकत्र किया गया। सीजीएसटी की दर आमतौर पर किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए एसजीएसटी दर के बराबर होती है, जिससे संयुक्त दर आईजीएसटी दर के बराबर हो जाती है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर। अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अपनी अपनी सीमाओं अंतर्राज्य लेनदेन के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। अंतर्राज्य लेनदेन के लिए सीजीएसटी के साथ एकत्र किया गया। एसजीएसटी की दर जीएसटी परिषद द्वारा तय की जाती है
और किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए सभी राज्यों में समान होती है। यह उस वस्तु के लिए सीजीएसटी दर के बराबर होती है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा माल और सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति राज्यों के बीच पर लगाया जाता है। राज्य की सीमाओं के पार माल और सेवाओं की आवाजाही, साथ ही भारत में आयात दोनों पर लागू होता है। आईजीएसटी की दर आमतौर पर विशिष्ट वस्तु या सेवा पर लागू सीजीएसटी और एसजीएसटी की संयुक्त दर के समान होती है। सीजीएसटी क्या है? यह केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। इंट्रास्टेट भारत में एक ही राज्य के भीतर होने वाले लेनदेन को संदर्भित करता है। सीजीएसटी हमेशा अंतर्राज्य लेनदेन के लिए एसजीएसटी राज्य माल और सेवा कर के साथ एकत्र किया जाता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी की दरें आमतौर पर एक विशिष्ट वस्तु या सेवा के लिए समान होती हैं, जिससे संयुक्त दर उस वस्तु या सेवा पर लागू आईजीएसटी एकीकृत माल और सेवा कर दर के बराबर हो जाती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में एक फर्नीचर निर्माता उसी राज्य में एक खुदरा विक्रेता को एक सोफा सेट बेचता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बिक्री पर लागू होंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों दरें समान होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक 9% भुगतान किया गया कुल कर सीजीएसटी और एसजीएसटी का योग होगा। 9% प्लस 9% कुल बिक्री मूल्य का 18%। एसजीएसटी राज्य माल और सेवा कर भारत में माल और सेवा कर जीएसटी प्रणाली का एक घटक है। यहाँ इसका मतलब है, एसजीएसटी प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उस राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकत्र किया गया कर है। एसजीएसटी केवल तभी लागू होता है जब माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही राज्य में स्थित हों। राज्यों के लिए राजस्व एसजीएसटी राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अंतर्राज्य लेनदेन के लिए एसजीएसटी को हमेशा सीजीएसटी केंद्रीय माल और सेवा कर की संबंधित राशि के साथ जोड़ा जाता है। एसजीएसटी और सीजीएसटी की संयुक्त दर किसी वस्तु या सेवा पर आईजीएसटी दर के बराबर है। यहाँ एक उदाहरण है। मान लीजिए कि मोबाइल फोन की कीमत है 10,000 रुपये। अंतर्राज्यीय बिक्री आईजीएसटी जीएसटी दर 18% है। दे आईजीएसटी 10,000 रुपये गुना 18% होते हैं 1,800 रुपये। इंट्रास्टेट बिक्री सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जीएसटी दर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है 18%, यह मानते हुए कि बिक्री होने वाले राज्य में 9% एसजीएसटी दर है। पेएबल दे सीजीएसटी 10,000 रुपये गुना 9% होता है 900 रुपये। पेएबल दे एसजीएसटी 10,000 रुपये गुना 9% होता है 900 रुपये। कुल पेएबल जीएसटी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 900 रुपये प्लस 900 रुपये होते हैं 1,800 रुपये। 10,000 रुपये प्लस 1,800 होते हैं 11,800 रुपये। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक सरलीकृत उदाहरण है और वास्तविक कर देयता विनिर्माण और बिक्री प्रक्रिया के लिए विशिष्ट विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। निर्माता बिक्री के गंतव्य के आधार पर आईजीएसटी अंतर्राज्य या सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इंट्रास्टेट का भुगतान करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रणाली के चलते दोनों स्थितियों में कुल जीएसटी राशि 1,800 रुपये एक समान रहती है।
यह प्रणाली निर्माता को फोन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट लेने में सक्षम बनाती है, जिससे अंतिम कर दायित्व कम करने में सहायता मिलती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्या है? जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आईटीसी एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो व्यवसायों को उन इनपुटों, कच्चा माल, सेवाएं पर पहले से भरे गए जीएसटी का क्रेडिट लेने की अनुमति देती है, जिनका उपयोग वे अपने माल या सेवाओं को बनाने या प्रदान करने के लिए करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे काम करता है? कच्चा माल खरीदते समय कर का भुगतान। तैयार माल या सेवाओं को बेचते समय कर वसूलना। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का दावा। कच्चा माल खरीदते समय कर का भुगतान। जब कोई व्यवसाय अपने संचालन के लिए कच्चा माल या सेवाएं खरीदता है, तो वह आपूर्तिकर्ता को जीएसटी का भुगतान करता है। तैयार माल या सेवाओं को बेचते समय कर वसूलना। जब वह व्यवसाय अपना तैयार माल या सेवाएं बेचता है, तो वह खरीदार से जीएसटी वसूलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का दावा। व्यवसाय अपनी खरीदी हुई चीजों, इनपुट पर पहले से दिए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी ले सकता है। इससे वे जब अपना सामान बेचते हैं, तो उन्हें जो आखिरी जीएसटी देना होता है, वह कम हो जाता है। भारत में हर किसी को जीएसटी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है या नहीं, यह आपकी व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति और पैमाने जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता किसे है? एक वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाय। यह सरकार द्वारा निर्धारित सीमा है। यदि आपका व्यवसाय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में इस सीमा को पार करता है या चालू वर्ष में इसे पार करने की उम्मीद करता है, तो आपको जीएसटी के लिए पंजीकरण करना होगा। व्यवसायों की कुछ विशिष्ट श्रेणियां। 40 लाख रुपए की सीमा से नीचे भी कुछ व्यवसायों को अनिवार्य रूप से जीएसटी के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है, जिनमें शामिल हैं अंतर्राज्यीय आपूर्ति करने वाले विक्रेता। यह तब भी लागू होता है जब वार्षिक कारोबार सीमा से नीचे हो। ई-कॉमर्स एग्रीगेटर के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले ई-कॉमर्स व्यवसाय। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति। विशिष्ट प्रावधानों के तहत पंजीकृत व्यक्ति या व्यवसाय जैसे प्रदर्शनियों या कार्यक्रमों के माध्यम से माल की आपूर्ति करना। एक आपूर्तिकर्ता के एजेंट। जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता किसे नहीं है? ऐसे व्यक्ति या व्यवसाय जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए की सीमा से कम है और वे किसी भी अनिवार्य पंजीकरण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। विशेष श्रेणी के राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन राज्यों को उनकी विशिष्ट आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विशिष्ट छूट और लाभ प्राप्त होते हैं। उन्हें कम जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। जीएसटी के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। पैन कार्ड, आपकी व्यावसायिक इकाई, स्वामित्व, साझेदारी आदि। आधार कार्ड, मालिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का। व्यवसाय के पते का प्रमाण। नवीनतम उपयोगिता बिल, किराया समझौता आदि। बैंक खाता विवरण, खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र डीएससी अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऑनलाइन हस्ताक्षर करने के लिए अनुशंसित है। उपयुक्त पंजीकरण प्रकार चुनें।
पंजीकरण प्रकार आपके व्यवसाय संरचना पर निर्भर करता है। विकल्पों में शामिल हैं व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, कंपनी। यहां जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया दी गई है। आधिकारिक जीएसटी पोर्टल के माध्यम से किए जाने पर जीएसटी पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है। जीएसटी पोर्टल पर जाएं, नया पंजीकरण पर क्लिक करें और अपने चुने हुए व्यवसाय प्रकार के आधार पर प्रासंगिक विकल्प चुनें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें, सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें और अपने डॉक्यूमेंट की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें, अपना पंजीकरण सत्यापित करें। 3 कार्य दिवसों के भीतर आपको ईमेल के माध्यम से एक अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र (पीआरसी) प्राप्त होगा। अंतिम जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (जीएसटीआईएन). यह दस्तावेज सत्यापन के बाद 7 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाता है। जीएसटी के लिए आवेदन करते समय कुछ ध्यान रखने वाली बातें। एक बार पंजीकृत होने के बाद आपको नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। विशिष्ट आवृत्ति और प्रारूप आपके कारोबार पर निर्भर करता है। आप अपने ग्राहकों से जीएसटी वसूलने और एकत्र करने और इसे सरकार के पास जमा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आप अपने व्यवसाय से संबंधित खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकते हैं। यह अंतिम कर देयता को कम करने में मदद करता है। धन्यवाद।